सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर विद डिटेल के साथ चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि फटाफट आज का सेशन है वो अपन स्टार्ट कर सके। क्योंकि आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उन पे चर्चा करेंगे, और आपके जो व्यू है वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसलिए जो ही आपसे प्रश्न है वो पूछा जाता है जरूर आप कमेंट करके बताएं कि भाई इसका आंसर क्या है, क्योंकि निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है और आपको और हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा आपकी बढ़िया तैयारियों को देखते हुए। तो निश्चित रूप से उन तैयारियों को एक छोटे से सेशन के माध्यम से अपन चेक करेंगे, जांचेंगे कि वास्तव में जो जो आपने पॉइंट पढ़े वो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग और जो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस आपने पढ़ा उसमें से है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो आज के सेशन में वेरीफाई होगी। तो डिटेल से एनालिसिस करते हुए आज के सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार है, आपको इसका आंसर है वो देना है। देखो निम्न का आपको मिलान है वो करना है। पूंजी बचत, प्रत्याय की समायोजित दर, लाभदायकता सूचकांक अपरिवर्तनीय, प्रत्याय की आंतरिक दर, लाभ या लागत, पूंजी निवेश निर्णय, पूंजी व्यय नियोजन। 4 3 2 1 1 4 2 3 3 4 4 3 1 2 2 1 3 4। बताओ देखो इसमें अलग अलग है। देखो पूंजी बचत क्या होता है? पूंजी बचत, पूंजी बचत क्या होता है? एक दीर्घकालीन होता है नियोजन, है ना। तो क्या होता है? पूंजीगत व्ययों का, जितने भी अपने पूंजीगत व्यय होते हैं, पूंजीगत व्ययों का दीर्घकालीन नियोजन। पूंजीगत व्ययों का दीर्घकालीन नियोजन है वो क्या कहलाता है? आपका पूंजी बजटन कहलाता है। ठीक है। लाभदायकता सूचकांक, लाभदायकता सूचकांक क्या कह रहे हैं? परियोजना से होने वाले लाभ, है ना। जो भी आपकी परियोजना होती है, परियोजना से होने वाले लाभ को परियोजना से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है ना। और लाभदायकता सूचकांक क्या बनता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बट्टे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, है ना। अब ये सूचकांक है, अगर एक होता है यानी सूचकांक एक से अधिक होने पर, यह सूचकांक एक से अधिक होने पर परियोजना का चयन किया जाता है। एक से अधिक होने पर परियोजना का है वो चयन
किया जाता है। इसके बाद प्रत्याय की आंतरिक दर। प्रत्याय की आंतरिक दर क्या होती है? ऐसी दर जो परियोजना के नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो शून्य होता है, तब उसे समायोजित दर भी कहते हैं, है ना। तो पूंजीगत व्ययों का दीर्घकालीन नियोजन, तो देखो पूंजी बजटन है वो क्या हो गया, यहाँ पर मिल रहा है पूंजी व्यय का नियोजन होता है ना। लाभदायकता सूचकांक है, देखो लाभ है ना, परियोजना से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है, तो ये हो गया आपका 3, है ना। फिर आंतरिक प्रत्याय दर। आंतरिक प्रत्याय दर होती है आपकी प्रत्याय की समायोजित दर। अभी मैंने बताया है कि क्या बताया है कि ऐसी दर जिस पर परियोजना का नेट प्रेजेंट वैल्यू शून्य होता है, इसे प्रत्याय की समायोजित दर भी कहते हैं। और पूंजी निवेश निर्णय अपरिवर्तन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। पूंजी बजटन क्या होता है? पूंजीगत व्ययों का दीर्घकालीन नियोजन होता है। लाभदायकता सूचकांक परियोजना से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है, जिसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यह सूचकांक एक से अधिक होने पर परियोजना का चयन है वो किया जाता है। और आंतरिक प्रत्याय दर में यह नेट प्रेजेंट वैल्यू शून्य पर होता है और इसी को प्रत्याय की समायोजित दर भी कहते हैं, है ना। और पूंजी निवेश निर्णय में अपरिवर्तित रहता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। पूंजी बजट, पूंजी व्यय नियोजन, लाभदायकता सूचकांक, लाभ या लागत, आंतरिक प्रत्याय की आंतरिक दर, प्रत्याय की समायोजित दर, पूंजी निवेश निर्णय अपरिवर्तित। ठीक है, ये इसका आंसर है वो होगा। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर कि निम्न में से किसे रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय गैर रोकड़ी व्यय और गैर परिचालन व्यय के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है? ख्याति का अपलेखन, मूल्य ह्रास, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान, है ना। तो आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें अंतर्गत इन मदों को है वो नहीं जोड़ा जाता कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में गैर रोकड़ी व्यय और गैर परिचालन व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें आपका ख्याति का अपलेखन है, मूल्य ह्रास है, ऋण पत्रों और ब्याज का भुगतान है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन तीनों को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर कौन बता रहा है कि गैर परिचालन व्ययों में शामिल मद, है ना, आयकर, डूबत ऋण, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से हानि या उपयुक्त सभी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें आपकी कौन सी मद शामिल है ना। ऐसे वे नॉन ऑपरेटिंग किसे कहते हैं? ऐसे वे जो व्यवसाय की सामान्य क्रिया से संबंध रखते हैं उसको परिचालन व्यय कहते हैं, है ना। व्यवसाय की जो सामान्य क्रियाओं से संबंध रखते हैं उसको परिचालन व्यय कहते हैं, है ना। तो स्थायी संपत्तियों की बिक्री, है ना, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से कोई लाभ और हानि होता है वो परिचालन क्रियाओं से संबंधित नहीं है ना। वो किससे? गैर परिचालन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा, है ना। यह है व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के संचालन में जो खर्चा होता है वो आपके परिचालन में होते हैं, है ना। और स्थायी संपत्तियों की बिक्री है वो सामान्य क्रिया के अलावा गैर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इसका काम वो व्यापारी नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर। अर्निंग पर शेयर किसके बराबर है? नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट इनकम बटे नंबर ऑफ शेयर, टोटल इनकम बटे इक्विटी शेयर, नेट इनकम पेड अप शेयर कैपिटल। बताओ देखिए इसका आंसर। तो अपने को चाहिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक है ना? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए जब वर्किंग कैपिटल की अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द ईयर। निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। तो 365 बटे ऑपरेटिंग साइकिल डेज, टोटल कॉस्ट बटे 365, टोटल कॉस्ट बटे ऑपरेटिंग साइकिल डेज, या उपरोक्त सभी। बताओ, देखिए इसमें 365 के साथ मंथ भी हो सकता है ना? अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 2, 4, 5 आ रहा है तो मंथ हो सकता है। और अगर ये डेज में आ रहा है, जैसे 80 डेज है, 90 डेज है ना, तो उस हिसाब से इसको दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है ना की गणना करने के लिए 365 डेज या नंबर ऑफ मंथ बटे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना। अब यहाँ पर डेज दे रखा है ना, तो इसलिए 365 है। और अगर हो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तो वहां पर 12 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। 365 या 12 बटे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके ओके, यहां तक बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए इसका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण है। संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, संपत्तियां पूंजी माइनस दायित्व, पूंजी संपत्ति प्लस दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो लेखांकन समीकरण है, लेखांकन जो समीकरण है वो होती है असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर कैपिटल है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज है तो असेट्स माइनस कैपिटल। ये इसकी लेखांकन समीकरण होती है। तो इसमें तो होगा नहीं, संपत्ति में से पूंजी नहीं घटाएंगे है ना, ऐड करेंगे। पूंजी तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये कौन सी अवधारणा के कारण होती है? ये होती है आपकी द्विपक्षीय अवधारणा के कारण। द्विपक्षीय अवधारणा के कारण होती है ना। इसलिए इसको दूसरा नाम है वो चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं, है ना। द्विपक्षीय संकल्पना के अनुसार प्रत्येक लेन देन के क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। और इसी संकल्पना के अनुसार लेखांकन समीकरण का वो निर्माण किया जाता है। साथ में इसको चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। और ये आपकी समीकरण है, कंप्लीटली समीकरण वो इस तरीके से बनती है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए इसका आंसर। दोहरा लेखा प्रणाली की दूसरी अवस्था है जर्नल, सहायक बही, खाता बही या अंतिम खाते। बताओ, देखिए तो देखो दोहरा लेखा प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था कौन सी है? दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था आपकी जर्नल या सहायक बही, जर्नल और सहायक बही। द्वितीय अवस्था खाता बही।
द्वितीय अवस्था कौन सी है? खाता बही। और अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था कौन सी है? अंतिम खाते। ठीक है, तो अब इसमें द्वितीय अवस्था पूछी है, तो द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? आपकी खाता बही है, वो इसकी द्वितीय अवस्था हो जाएगी, है ना। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था आपकी जनरल और सहायक बही, द्वितीय अवस्था खाता बही, तृतीय अवस्था अंतिम है खाते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी पूछी है, तो खाता बही इसकी दूसरी अवस्था हो जाएगी। ओके, यहां तक बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर। संग्रहित बिक्री कर को दिखाते हैं व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। बताओ, देखिए संग्रहित बिक्री कर को दिखाते हैं, है ना, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के, है ना, ये आपका कौन सा? सेल्स टैक्स है जिसको कलेक्ट किया गया, है ना। तो इसको कहां दिखाएंगे? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, है ना। क्यों दिखाते हैं? संग्रहित बिक्री कर है वो व्यापार का क्या है? दायित्व है, क्योंकि ये अपने पास नहीं रख सकते, इसको वापस अपने को सरकार का जो टैक्स विभाग है उसमें अपने को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा? सेल्स टैक्स है, तो अपने सेल्स डिपार्टमेंट में वापस चुकाना पड़ेगा। ये अपने पास अपन रख के नहीं रख सकते, इसीलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। आपका कलेक्टेड बिक्री कर है जो आपको चुकाना पड़ेगा, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कौन बता रहा है? फटाफट बताओ। देखिए, प्रतिकूल बैंक शेष का तात्पर्य है रोकड़ पुस्तक में क्रेडिट शेष, रोकड़ पुस्तक में डेबिट शेष, पासबुक का क्रेडिट शेष, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिकूल बैंक शेष का तात्पर्य है ना, तो इसमें क्या होता है कि रोकड़ बही के बैंक कॉलम, रोकड़ बही के बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष रोकड़ बही के बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष तथा पासबुक का डेबिट शेष, है ना, पासबुक का डेबिट शेष प्रतिकूल शेष होता है ना, प्रतिकूल शेष होता है, यानी अधिविकर्ष कहलाता है, अधिविकर्ष कहलाता है ना। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष है वो अधिविकर्ष कहलाता है। वहीं रोकड़ बही के बैंक कॉलम, रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष, है ना, रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष तथा पासबुक का क्रेडिट शेष अनुकूल शेष कहलाता है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहां पूछा प्रतिकूल शेष का अर्थ, है ना, प्रतिकूल शेष का अर्थ है वो पूछा है, तो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है वो क्या होगा? प्रतिकूल होगा, है ना। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष व पासबुक का डेबिट शेष प्रतिकूल होता है। तो ये पूछा रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष,
ये रोकड़ का क्रेडिट शेष, और पासबुक का डेबिट शेष है वो प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब माइनस में होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कि मशीनरी के व्यापारी द्वारा 20,000 रुपए की मशीनरी रणवीर को बेची, लेखा होगा है ना, रणवीर को बेची, तो इसका लेखा कौन सी बही में होगा। तो देखो एक शब्द आ रहा मशीनरी के व्यापारी है ना, मशीनरी के व्यापारी द्वारा 20,000 रुपए की मशीन रणवीर को बेची। अब यहां पर रणवीर का नाम आ गया है ना, तो इसका लेखा कौन सी बही में होगा, है ना। और व्यापारी भी किसका है, मशीन का ही है ना। तो मशीनरी के व्यापारी द्वारा 20,000 रुपए की मशीन रणवीर को बेची गई, तो इसका लेखा कौन सी बही में होगा, इसका लेखा होगा विक्रय बही में, है ना। क्योंकि उधार माल का लेखा है वो विक्रय बही में किया जाता है, और मशीन के व्यापारी के लिए मशीन क्या है, माल है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी एंट्री किस में होगी, विक्रय बही में होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो बताओ देखिए आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा की गई है। निश्चित रूप से आज के जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर है वो साबित होंगे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम और आप रूबरू होते हैं और साथ में लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा भी करते हैं। तो यह था आज का सेशन, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।